हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो हम इस चैप्टर में ना नए नए एम्पायर, नए नए किंगडम के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी अशोका के टाइम पीरियड में एम्पायर एंड किंगडम का डिफरेंस जाना था। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी याद ना हो ना, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। जो एम्पायर होता है वो बहुत सारे किंगडम्स को मिलकर बनता है ना। और किंगडम्स जो होता है वो एम्पायर से छोटा होता है। तो देखो, जो किंगडम हो गया, जैसे कि ये एक किंगडम हो गया, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे जो किंगडम होंगे, वो बहुत सारे किंगडम मिलकर क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एक एम्पायर। ओके, सो एम्पायर जो होता है वो बड़ा होता है किंगडम से। सो एम्पायर में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो एम्पायर के रूलर होते हैं वो कौन होते हैं? एम्पेरर होते हैं। एंड जो किंगडम के रूलर हुए वो कौन हुए? किंग हुए। एंड जैसा कि अभी मैंने बताया कि एम्पायर के अंडर, और यू कैन से एम्पायर कंसिस्ट ऑफ सो मैनी किंगडम्स, तो इसीलिए जो एक एम्पायर होता है उसके पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो कंपैरिजन है ये याद रखना। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर में हम 400 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कितने ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे? 400 ईयर्स, 400 साल, जिसमें हम गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन किंग के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन किंग के जो कंटेम्प्रेरी चालुक्याज रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। चालुक्याज के जो कंटेम्प्रेरी पल्लवाज रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ना मैं आप लोगों को एक प्रॉपर टाइमलाइन बता देती हूँ कि हमने ना क्लास 6 को किस टाइमलाइन से शुरू किया था और अब हम कौन सी टाइमलाइन पे हैं और आगे हम कितना इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जैसे ही टाइमलाइन समझाऊंगी ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने कितना पढ़ लिया, क्या अभी हमारा बाकी है। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, कि ये है 0 ईयर। इससे जो आगे फॉरवर्ड वाला टाइम है वो है कॉमन एरा, और इससे जो बैकवर्ड वाला टाइम है वो है BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो यही टाइमलाइन मैंने आपको समझानी है। तो हम इसको 0 ईयर लेकर चल लेते हैं। देखो, हमने ना क्लास 6 को शुरू किया था स्टोन एज से, है ना, जिसमें हमने 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात की थी। ओके, फिर स्टोन एज के बाद हमने बात की हड़प्पन सिटीज के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो ये हमने पढ़ा 2700 एंड 1900 BCE के अराउंड का टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद हमने वैदिक पीरियड पढ़ा। अब जो ये हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था, ये पढ़ा हमने 1500 BCE के टाइम पीरियड के अराउंड। एंड वैदिक पीरियड में ऋग्वेद को कंपोज किया जाता है ना। इसमें किसको कंपोज किया गया था? जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, जो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, ऋग्वेद को कंपोज किया गया था बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE, ठीक है ना। अब वैदिक पीरियड के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, जो कि है 1000 BCE के अराउंड। फिर हम बात करते हैं महाजनपदस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? महाजनपदस के बारे में। अब महाजनपदस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड है 500 BCE के अराउंड। एंड इसी टाइम पीरियड में ना हम लोग देखते हैं कि गंगा वैली के आसपास बहुत सारी सिटीज़ डेवलप होती हैं। इसके अलावा उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इस टाइम पर एमर्ज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। फिर महाजनपदस के बाद हमने 321 BCE के टाइम पीरियड में किसको पढ़ा? मौर्यन एम्पायर को पढ़ा, मौर्यन एम्पायर को। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मौर्यन एम्पायर से पहले, मौर्यन एम्पायर से पहले इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था, यहाँ पर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। और कब किया था? 327 और 325 के BCE के अराउंड, ठीक है। अब देखो, मौर्यन एम्पायर 321 BCE में फ्लरिश होता है। फिर इसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर के बाद हमने बात की थी पोस्ट मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर की।
तो ये जो टाइम पीरियड था ये क्या था, 185 BCE। फिर यहाँ पर आता है जीरो पीरियड। अब देखो ये 185 BCE से लेकर लगभग 300 AD तक, कब तक, 300 AD या ये कह लो CE, है ना, इसे हम AD भी कहते हैं, कॉमन एरा एंड एनो डोमिनी। तो अब यहाँ पर ना हम फॉरवर्ड एरिया जान रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, अब देखो ये जो 185 BCE से लेकर 300 AD का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम में ना कोई बड़ा एम्पायर नहीं आया। और 300 AD में लगभग 300 AD के आसपास हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है वो इस टाइम पर स्टैब्लिश होता है। तो अगर मैं आपको प्रिसाइज टाइम बताऊं तो प्रिसाइज ईयर है 320 CE। इस टाइम पर जो है गुप्ता पीरियड फ्लरिश होता है। गुप्ता पीरियड में हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे एंड समुद्रगुप्त की जीनियोलॉजी देखेंगे, मतलब उनके दादा, उनके पिता और उनके परदादा के बारे में बात करेंगे, उनकी माँ के बारे में बात करेंगे, है ना, उनकी माता श्री के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हर्षवर्धन किंग आते हैं। गुप्ता पीरियड जैसे ही एंड होता है फिर हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है, हर्षवर्धन आते हैं। अब इसी टाइम पर जब हर्षवर्धन का रूल होता है वो भी मैं बता देती हूँ, 606 to 647 CE। ओके, अब इसी टाइम पर ना हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर चाइनीज ट्रैवलर आते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जुआनजैंग, ठीक है, ही कम्स टू इंडिया। फिर हर्षवर्धन के जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं चालुक्याज एंड चालुक्याज के जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं पल्लवाज, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। फिर हम बात करेंगे पुलकेशिन 2 के बारे में, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे पुलकेशिन 2 के बारे में। अब देखो हम लोग जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंक कलर चेंज कर लेती हूँ। तो देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में ना, अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि जब से गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई तब से लेकर हम लगभग यहाँ पर 700 CE का टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 400 साल यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 400 साल हो गए ना। 300 AD मतलब 300 CE से लेकर 700 CE का टाइम पीरियड हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस वाले चैप्टर में। ओके, और फिर 700 AD से 1750 AD का जो टाइम पीरियड है ये आप सभी को पता है, ये हम कब पढ़ेंगे, क्लास 7th में। तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं और हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अरविंद प्लेज अ किंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल वगैरह में कोई ना कोई प्ले चलता ही रहता है ना। तो अरविंद को भी ना एक रोल मिला, किसका रोल मिला, राजा का रोल मिला, ठीक है ना। तो अब अरविंद को जैसे ही राजा का रोल मिला ना तो वो बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि भाई अब वो राजा के कपड़े पहनेगा, आराम से जो है रोब के साथ घूमेगा, यहाँ वहाँ अपनी मुस्टैश को मतलब अपनी मूछों को ट्वर्ल करेगा। ट्वर्ल का मतलब है तो थोड़ा थोड़ा घुमाना। ओके, अब फिर उसे उसके हाथ में जैसे ही अरविंद को राजा की जो है मतलब उनको राजा के कपड़े पहना दिए और मूछे वूछे लगा दिए, उसके बाद अरविंद के हाथ में ना एक जो ये सिल्वर पेपर होता है ना जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं, तो उस सिल्वर पेपर को ना एक कागज के गत्ते पर लपेट दिया और एक सोल्ड बना दी। सोल्ड क्या होती है, तलवार, ठीक है। तो अब अरविंद को जब इस गेटअप में तैयार किया गया ना तो अरविंद को लगा कि हाँ भाई मैं तो अब राजा बन गया हूँ और अब मुझे इस प्ले में क्या करना है, आराम से मार्च करना है विद डिग्निफाइड मैनर। सोलमली का मतलब होता है डिग्निफाइड तरीके से। एंड फिर वो सोचता है मैं आराम से अपनी मूछों को ऐसे ताव दूंगा, मूछों को ऐसे घुमाऊंगा एंड सोर्ड के साथ खेलूंगा एंड यहाँ वहाँ घूमूंगा। लेकिन अब अरविंद जैसे ही गेटअप उसका तैयार होता है ना राजा का, तो उसे कहा जाता है कि बेटा अब तुम बैठो और बैठकर वीणा बजाओ। अब वीणा क्या होता है, वीणा ना एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आराम से बैठकर बजाया जाता है। एंड अरविंद को ये भी कहा कि वीणा भी बजाओ और इसके साथ साथ पोइट्री भी तुमको रिसाइट करनी है। अब यहीं पर अरविंद ये सुन के बड़ा ही ऐसे मतलब सरप्राइज्ड हो जाता है, वंडर्ड हो जाता है कि ऐसा कौन सा किंग है जो म्यूजिशियन भी है
और ऐसा कौन किंग है जो वीणा बजाता था? तो यहाँ पर ना वो जो सोचता है ना, उसी में वो ऐसे खो जाता है कि ऐसा कौन सा राजा है जो वीणा बजाया करता था, जो पोइट्री रिसाइट करा करता था और जो एक म्यूजिशियन भी था। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों का सस्पेंस अब खत्म होता है, तो अभी हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। और यही मैंने बताया अभी टाइमलाइन में कि हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, है ना। तो गुप्ता पीरियड में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इनका नाम सबसे ज़्यादा आगे आता है, वो हम जानेंगे क्यों। तो अभी हम यहाँ पर ना बात करेंगे प्रशस्तीज के बारे में कि प्रशस्तीज क्या होता है एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब प्रशस्ती से हमें क्या क्या पता चलता है। सो अरविंद, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा छोटी सी स्टोरी में, अरविंद को किसकी एक्टिंग करनी थी? समुद्रगुप्त की एक्टिंग करनी थी। समुद्रगुप्त कौन थे? ये एक फेमस रूलर रहे हैं गुप्ताज डायनेस्टी के, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे वो एक फेमस रूलर रहे हैं गुप्ताज डायनेस्टी के। अब मैं यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ कि डायनेस्टी क्या होता है। डायनेस्टी होता है जब सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर बने, उसे हम कहते हैं डायनेस्टी, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। हमें समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है एक बहुत लंबी लिखी हुई इंस्क्रिप्शन से। अब ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ पर है? ये इंस्क्रिप्शंस है इलाहाबाद में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इलाहाबाद में ना एक पिलर है, ठीक है। क्या है? एक पिलर है। इलाहाबाद को आज हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में एक पिलर है और वो पिलर तैयार कराया था, मेड बाय अशोका। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पिलर अशोका ने तैयार कराया था तो इसे हम अशोकन पिलर कहेंगे। तो इलाहाबाद में एक पिलर है जो अशोका ने तैयार कराया था, जिसे हम कहते हैं अशोकन पिलर। तो ये जो अशोकन पिलर है ना, अशोका ने इस पे अपना नाम लिखवाया था। तो उसी के नीचे यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अपना भी नाम लिखवा दिया और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन तैयार करा दी। तो ये जो इंस्क्रिप्शन अशोकन पिलर पर तैयार की थी वो किसने की थी? हरिशेन ने की थी, ठीक है। वैसे इसको हिंदी में हरिशेन कहा जाता है, तो यहाँ पर हम हरिशेन पढ़ें हरिशेन पढ़ें, सेम बात है। तो हरिशेन कौन थे? ये ना समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि थे और हरिशेन ने ही क्या करा था? समुद्रगुप्त की ये इंस्क्रिप्शन तैयार की थी अशोकन पिलर पे। एंड हरिशेन एक पोइट थे, एक मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरिशेन के बारे में आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रशस्ति क्या होता है। तो देखो, जो प्रशस्ति है ना, ये एक तरीके की इंस्क्रिप्शन ही होती है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये एक संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है इन प्रेज, मतलब प्रशंसा में। इन प्रेज ऑफ, दैट मीन्स कि प्रशंसा में लिखा हुआ कुछ, तो उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। देखो, आप ऑलरेडी ना पहले वाले चैप्टर्स में इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ के आ चुके हो। तो प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति भी एक तरीके की इंस्क्रिप्शन होती है। बस ये होता है प्रशस्ति में कि प्रशंसा की जाती है राजा की, ठीक है। While प्रशस्तीज वर composed for some of the rulers you read about in chapter number 9. आप ऑलरेडी प्रशस्तीज के बारे में पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 9 में। आपने कब पढ़ा? जब आप गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी के बारे में पढ़ के आए थे, तभी हमने जान लिया था कि प्रशस्ति होता क्या है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ कि प्रशस्ति जो है ना, वो पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन गुप्ताज के टाइम पीरियड से प्रशस्ति जो है लिखना बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट हो चुका था। मतलब गुप्ताज के पीरियड से ये प्रशस्ति लिखना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, ठीक है। अब आगे हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो ये प्रशस्ति है ना, इसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, जिसमें जो पोइट हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को ना ग्लोइंग टर्म्स में प्रेज किया है। ग्लोइंग टर्म्स का मतलब क्या है? बड़े सुंदर सुंदर से शब्दों में उनकी प्रशंसा की है, उनको प्रेज किया है। जैसे कि समुद्रगुप्त को कहा कि ये ऐसे राजा थे जो एक वॉरियर थे, ठीक है, एक ऐसे राजा जिन्होंने बहुत सारी बैटल्स को जीता था, एंड एक ऐसे राजा जिनके कोर्ट में बहुत सारे पोइट्स थे, लेकिन उन पोइट्स में सबसे बेस्ट समुद्रगुप्त खुद थे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक पोइट भी थे, पोइट्री रिसाइट भी किया करते थे,
और बहुत ही लर्नड पर्सन थे। ऐसा नहीं था कि बस तलवार से बात किया करते थे, मतलब तलवार से बस लड़ा करते थे और इनको कुछ आता जाता नहीं था। बहुत ज़्यादा लर्नड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? ऐसा हमें पता चलता है इनकी प्रशस्ति से, ठीक है। इनफैक्ट इनकी प्रशस्ति में ना समुद्रगुप्त को भगवान के इक्वल माना गया है, भगवान के समान माना गया है। एंड प्रशस्ति में इनकी जो प्रशंसा की गई है, इनकी जो सराहना की गई है, इनको जो प्रेज किया गया है, वो लंबे लंबे सेंटेंसेस में किया गया है, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट पेज पर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो है ये एक पूरा सेंटेंस है जो बहुत लंबा सेंटेंस है और इसमें समुद्रगुप्त को प्रेज किया गया है और समुद्रगुप्त को एक वॉरियर के तौर पर दिखाया गया है, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा वॉरियर जिसने बहुत सारी बैटल्स को जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया इन सेंटेंसेस में कि समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे जिनकी बॉडी काफ़ी चार्मिंग थी एंड उनकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा निशान थे। किस चीज़ के निशान थे? मतलब जो उन्होंने बैटल्स लड़े हैं, जो उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की हैं, उनके निशान उनके शरीर पे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन मार्क्स को भी प्रेज किया गया है कि भाई राजा के शरीर पर जो है बैटल एक्सिस के निशान थे, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट्स, सोर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड बहुत सारे अदर वेपन्स। तो यहाँ पर जितने भी ये वेपन्स बताए ना, ये सारे के सारे नुकीले होते हैं, मतलब बहुत ही शार्प्ड पॉइंटेड होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि ये जो समुद्रगुप्त थे ना, ये एक ऐसे वॉरियर थे जिनकी बॉडी काफ़ी चार्मिंग थी और इनकी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे काटे काटे के निशान थे, मतलब जैसे बैटल्स में जो निशान रह जाते हैं ना लड़ाई में, उन निशानों को यहाँ पर प्रेज किया गया है कि ये इतने बड़े वॉरियर थे, इतनी इन्होंने विक्ट्रीज जो है हासिल की हैं कि इनके शरीर पे उन बैटल्स के निशान भी हैं, है ना। तो इस तरीके से इनको प्रेज किया गया है। अब ना आप इसी चैप्टर में मैप नंबर 7 देखना, जो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उस मैप में ना 4 डिफरेंट शेडेड एरियाज हैं, जैसे कि एक एरिया ग्रीन से शेडेड है, एक एरिया रेड डॉट से, एंड दूसरा वाला फिर आपको एक पर्पल से मिलेगा, एक ब्लू से शेडेड मिलेगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये जो एरियाज हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया एंड फोर्थ वन ये हो गया, ठीक है। सो ये अलग अलग जो 4 डिफरेंट शेडेड एरियाज है ना, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? प्रशस्ति से पता चलता है, ओके। सो ये जो मैप की इंफॉर्मेशन है हमें प्रशस्ति से पता चलती है। एंड हरिशेन ने जो है इसमें ये बताया है प्रशस्ति में कि यहाँ पर ना जो ये अलग अलग शेडेड एरियाज मैंने आपको दिखाए, ये 4, यहाँ पर डिफरेंट 4 रूलर्स थे, ओके। सो डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर यहाँ पर बताए और ये बताया कि समुद्रगुप्त ने किस पर अटैक किया या समुद्रगुप्त की क्या कुछ पॉलिसी रही टूवर्ड्स देम। जैसे कि अगर हम अशोका की बात करें, इससे पहले वाले चैप्टर में हम अशोका के बारे में पढ़ चुके हैं। अशोका की अगर हम बात करें ना, तो अशोका ने जो है अटैक किया अदर टेरिटरीज पर एंड डायरेक्ट उसको कैप्चर कर लिया अपने अंडर। लेकिन जो समुद्रगुप्त है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एरियाज को तो डायरेक्टली कैप्चर किया और कुछ एरियाज में उन्होंने पॉलिसीज तैयार की थी, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर ना 1 by 1 बता रखा है हर एक शेडेड एरियाज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्यवर्त रूलर के बारे में बताया हुआ है। कौन से रूलर के बारे में बताया हुआ है? आर्यवर्त रूलर के बारे में बताया हुआ है, जो कि ग्रीन एरिया से शेडेड है। यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। जो ये वाला एरिया है, ये ग्रीन एरिया से, सॉरी ये ग्रीन कलर से शेडेड है। अच्छा, एक चीज़ और जिसमें आप देख रहे हो, देखो ये कन्नौज है ना, कन्नौज को आप बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर देखोगे। कन्नौज आप 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा पाटलिपुत्र के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना, जिसमें हमने ये जाना था कि जो मगध की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना में है। इसके अलावा जो ये पाटलिपुत्र है, गुप्ताज की भी कैपिटल रही, राइट। एंड ये जो प्रयाग है, इलाहाबाद का नाम है, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, राइट। तो ध्यान रखना कि गुप्ता के टाइम पीरियड में ना कन्नौज एंड प्रयाग ये 2 इंपॉर्टेंट सेंटर थे, ओके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे।
तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये वाला जो एरिया बताया, ये वाला जो एरिया, ये ग्रीन कलर से शेडेड है, यहाँ पर हम आर्यवर्त रूलर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना 9 रूलर थे, ठीक है। इन 9 रूलर्स को, इन 9 राजाओं को अपरूट किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त ने ना सभी को पछाड़ दिया था। एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। और ये जो आर्यवर्त रूलर्स का जो पार्ट था फिर वो समुद्रगुप्त के एम्पायर में इंक्लूड हो गया। मतलब समुद्रगुप्त का अब यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था, ठीक है। तो अभी हमने ग्रीन शेडेड एरिया के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं दक्षिण पथ के बारे में, द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दक्षिण पथ में 12 रूलर थे, ठीक है, 12 रूलर्स। अब देखो दक्षिण पथ के बारे में ना आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। आप याद करो कि कौन से रूलर को लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ कहा गया? सतवाहना रूलर्स को, है ना। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो दक्षिण रूलर्स थे, मतलब दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे, अब इनका एरिया मैप में आपको रेड कलर से डॉटेड मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त ने इन पर अटैक किया तो इनको भी पछाड़ दिया। तो ये जो दक्षिण पथ के रूलर्स रहे ना, इन्होंने समुद्रगुप्त के आगे घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली। तो जैसे ही इन दक्षिण पथ रूलर्स ने हार मानी ना, समुद्रगुप्त ने इनको इनका एरिया वापस दे दिया, लेकिन ये कहा कि तुम मेरे बिहाफ पर रूल करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां से प्रॉपर टैक्स जाता था समुद्रगुप्त को, ओके। अब बात करते हैं द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जैसे कि असम हो गया, कोस्टल बंगाल हो गया, नेपाल हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ गण एंड संघ हो गया, नंबर ऑफ गण एंड संघ। गण एंड संघ के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने वज्जी गण के बारे में बात की है ना। और यहाँ पर भी हम लिच्छवी गण के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये जो गण संघ थे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे। तो ये जो एरिया है ना, जो इनर सर्कल वाला एरिया है, ये पर्पल कलर से मार्क्ड है। मतलब ये जो पर्पल कलर है ना, मैं दूसरा कलर यहाँ पर ले लेती हूँ। तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला जितना भी ये एरिया है ना, ये हो गया इनर सर्कल वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ट्रिब्यूट जाया करता था। ट्रिब्यूट पता है ना क्या होता है? नजराना होता है, मतलब अपनी मर्जी से दिया जाने वाला गिफ्ट। तो किसको जाया करता था ये ट्रिब्यूट? समुद्रगुप्त को जाया करता था। और कहाँ कहाँ से? आसम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गण एंड संघ, जो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में थे। तो यहाँ से ट्रिब्यूट भेजा जाता था। किसको भेजा जाता था? समुद्रगुप्त को। एंड यहाँ पर जितने भी रूलर्स थे ना, वो समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। एंड इसके अलावा समुद्रगुप्त इन रूलर्स को अपने कोर्ट में भी बुलाया करते थे, ताकि उनके कोर्ट में ये रूलर्स आए, उनके कोर्ट को अटेंड करें, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आउटलेइंग एरियाज के बारे में। तो आउटलेइंग एरियाज में जो मैप में दिखाया गया है, ये है ब्लू से शेडेड एरियाज। देखो यहाँ पर ये हो गया और नीचे श्रीलंका वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट, श्रीलंका वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सब जो है आउटलेइंग एरियाज में हो गए। इसके अलावा जो कुशानाज थे, जो शक डायनेस्टी थी, इसके जो डिसेंडेंट्स थे वो भी आउटलेइंग एरियाज में आते हैं। तो यहाँ से भी टैक्स जाया करता था समुद्रगुप्त को। इसके अलावा इन लोगों ने तो इतने बुरी तरीके से घुटने टेक दिए थे समुद्रगुप्त के आगे कि इन्होंने ये कहा, भाई तुम हमारी बेटियों से शादी कर लो। तो इन्होंने तो अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को ही ऑफर कर दिया था शादी के लिए। किससे शादी करने के लिए? समुद्रगुप्त से। तो ये तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये लोग चाहते थे कि समुद्रगुप्त हमारी बेटियों से शादी कर ले, और अगर एक बार ये हमारी बेटियों से शादी कर लेगा ना, तो ससुराल पे तो ये अटैक करेगा नहीं। तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि समुद्रगुप्त हमारे घर का दामाद बन जाए। अब देखो, हमने इन चारों शेडेड एरियाज के बारे में बात कर ली, 4 अलग अलग डिफरेंट रूलर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पर देखो कॉइन्स दिखाए गए हैं। ये देखो आप, 2 कॉइन्स यहाँ दिखाए गए हैं, एक ये। तो यहाँ पर इन कॉइन्स में समुद्रगुप्त की क्वालिटी दिखाई गई है। किस तरीके की क्वालिटी? कि ये वीणा बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? वीणा, जो कि एक म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट था, है ना। ये आराम से बैठकर ऐसे बजाया जाता था। अगर आपको नहीं पता हो ना तो आप थोड़ा सा इसको गूगल पर सर्च कर लेना। फाइंड प्रयाग विच इज़ द ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं आज के टाइम पर, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। आपको ये बताना है मैप में कहाँ पर है। यहाँ पर देखो ये है प्रयाग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उज्जैन यहाँ पर रहा, और क्या बोला गया है यहाँ पर, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है पाटलिपुत्र। और अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ याद दिला दूँ तो आप लोगों को ना मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दूंगी। देखो उज्जैन जो है इसको गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ट्रेडिंग होती थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इरारियन के साथ, ग्रीक पीपल के साथ ट्रेडिंग होती थी। तो यहाँ पर ना जो है ब्लैंकेट्स का, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ब्लैंकेट का ट्रेड होता था। तो इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी। ओके, अब आगे दोबारा देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग, ये जो थे ना ये गुप्ता के मेन रूलर जो है सेंटर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटर थे। वट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्त ट्रीटेड द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिणपथ। तो हमने क्या पढ़ा कि जो आर्यवर्त थे ना, यहाँ पर ये वाला जो एरिया आर्यवर्त का था, इन पर समुद्रगुप्त ने अटैक किया और डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। लेकिन जो ये दक्षिण पथ के रूलर्स रहे ना, जो 12 रूलर थे, यहाँ पर आर्यवर्त 9 रूलर थे। तो यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ था, इन रूलर्स ने ना घुटने टेक दिए थे समुद्रगुप्त के आगे। तो समुद्रगुप्त ने ना इनको दोबारा से रूल करने को तो अलाउ कर दिया, लेकिन किसके ऑर्डर पर? समुद्रगुप्त के ऑर्डर पर, ठीक है, कि ये ऑर्डर किसका फॉलो करेंगे? समुद्रगुप्त का। तो टैक्स भी जाया करता था यहाँ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अभी हम ना समुद्रगुप्त की जीनियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जीनियोलॉजी का मतलब होता है एक फैमिली ट्री, या ये कह लो एक फैमिली लीनिएज की हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि समुद्रगुप्त के पापा कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, बेटे कौन थे, वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। अब देखो ये जो जीनियोलॉजी है समुद्रगुप्त की, इसके बारे में भी हमें ना प्रशस्ति से ही पता चलता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ना मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि जो समुद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त, तो इनसे पहले जो इनके फादर एंड उनसे पहले जो इनके दादाजी रहे, लाइक ग्रैंड फादर जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, एंड उनसे पहले जो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंड फादर रहे, मतलब परदादाजी जो रहे, ठीक है। इनके बारे में पता चलता है किस चीज़ से? प्रशस्ति से, ठीक है। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद गुप्ता डायनेस्टी में जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में पता चलता है कोइंस के थ्रू, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, ठीक है। प्रशस्ति से हमें, जो ये प्रशस्ति है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इनसे हमें समुद्रगुप्त के फादर का पता चलता है, इनके दादाजी का पता चलता है, और इनके परदादा का पता चलता है ना। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, फादर मतलब पिताजी, एंड इनकी मदर के बारे में पता चलता है। इनकी मदर का नाम क्या था? कुमारा देवी, ठीक है। तो इनके जो फादर थे उन्होंने लिच्छवी गण की जो ये लेडी थी कुमारा देवी, इनसे शादी की थी। और लिच्छवी गण ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब हमने वज्जी स्टेट के बारे में बात की थी, है ना। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त के जो फादर थे चंद्रगुप्त, ये फर्स्ट रूलर रहे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त थे ना, चंद्रगुप्त वन समुद्रगुप्त के फादर थे। तो इन्होंने ना एक टाइटल अडॉप्ट किया महाराजा धीराज का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक टाइटल जो था महाराजा धीराज, यही टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। लेकिन समुद्रगुप्त के जो ग्रैंड फादर थे एंड जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, मतलब जो दादा एंड परदादा थे, वो सिर्फ महाराजा टाइटल का यूज करते थे।
अभी मैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, मैं दोबारा से आपको ये चीज़ समझाऊंगी, डोंट वरी, एक थोड़ा सा चार्ट बना के मैं आपको समझा दूंगी. इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस. तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जिस तरीके से जो ये टाइटल अटेन किए गए, महाराजा धीराज, महाराजा, तो इससे हमें इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है. देखो आगे बोला गया है कि अरेंज दीज टाइटल इन इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस. जैसे कि राजा पहले आएगा, महाराजा धीराज पहले आएगा, या फिर महाराजा पहले आएगा. देखो अगर हम इसको लगाएं टाइटल को, तो महाराजा धीराज, महाराजा अधिराज, ये पहले आएगा. फिर कौन सा टाइटल आएगा? महाराजा. ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ओके. एंड फिर आएगा राजा. इस तरीके से हम इसे ऑर्डर में लिख सकते हैं. ये आगे वाला पार्ट अभी हम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अभी बाद में पढ़ेंगे विक्रम संवत के बारे में, ठीक है. देखो समुद्रगुप्त के बारे में ना हमें इन जीनियोलॉजी से पता चलता है, एंड जितने भी इनके एंसेस्टर रहे उनके बारे में हमें पता चलता है, एंड इनके बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन से. समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू जो थे ना, इन्होंने वेस्टर्न इंडिया पर एक्सपीडिशन किया, एंड यहाँ पर इन्होंने शक शासक को हरा दिया था. मतलब शक जो डायनेस्टी थी उनके रूलर्स को हरा दिया था. अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल. समुद्रगुप्त के जो कोर्ट में लोग थे ना वो काफ़ी लर्नड थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, जिनके बारे में आप चैप्टर नंबर 11 में भी बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि कालिदास के बारे में बात करेंगे, आर्यभट्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो इनके कोर्ट में ना, समुद्रगुप्त के कोर्ट में काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे. तो जैसा मैंने बताया कालिदास के बारे में हम लोग बात करेंगे. देखो अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो यहाँ पर हो गए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त. अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आप ना ऑलरेडी गुप्त के बारे, ये वर्ड आपने सुना होगा. जब हम अशोका की बात कर रहे थे ना, वहाँ पर हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. तो वो जो चंद्रगुप्त है ना, वो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. तो पूरा नाम याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य. ये गुप्ताज हैं, गुप्ता, ठीक है, गुप्ता, ऐसे आ की मात्रा आएगी, वो चंद्रगुप्त हैं, ठीक है. और ये है गुप्ताज डायनेस्टी, तो ये ध्यान रखना. अब देखो समुद्रगुप्त जो हैं, इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे चंद्रगुप्त वन, ओके. फिर चंद्रगुप्त के फादर कौन थे? मतलब समुद्रगुप्त के दादाजी, यहाँ पर इनके फादर समुद्रगुप्त के, यहाँ पर दादाजी, जिनका नाम था घटोत्कच, ठीक है, जिनका नाम था घटोत्कच. फिर इनके रहे परदादाजी, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर, जिनका नाम क्या था? श्रीगुप्त. अब समुद्रगुप्त के जो बेटे थे, सन थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त टू, ठीक है. अब फिर आते हैं रूलर कुमारगुप्त, और ऐसा कहा जाता है सबसे जो लास्ट रूलर थे वो थे स्कंदगुप्त, ठीक है. अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, उसी टाइटल की हम बात करेंगे. तो जो ये श्रीगुप्त थे एंड घटोत्कच थे, इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा का, महाराजा का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना. चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा अधिराज, ठीक है. एंड यही टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसी टाइटल की हम लोग बात कर रहे थे. यहाँ पर जो हमने टाइटल देखा ना, तो इसी टाइटल की हम बात कर रहे थे. ये चीज़ मुझे आप लोगों को क्लियर करानी थी, ये वाला महाराजा अधिराज एंड महाराजा, ठीक है.
अब देखो, अब अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के जो फादर थे, इन्होंने लिच्छवी गण की जो लेडी थी जिनका नाम था, जो लिच्छवी गण की प्रिंसेस थी जिनका नाम था कुमारा देवी, उनसे शादी की थी। ओके, अब जो समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त टू, तो जो चंद्रगुप्त टू थे ना, इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। और यहीं से जो है विक्रम संवत जो है वो चंद्रगुप्त टू से जो है रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है अभी बताती हूँ। द एरा बिगिनिंग इन 58 BCE is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shak and assumed the title of विक्रमादित्य। देखो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त टू थे ना, इन्होंने शक के जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, जो शक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको मार गिराया था। ओके, यहीं पर शक डायनेस्टी जो है खत्म हो जाती है। तो जैसे ही शक डायनेस्टी खत्म होती है तो मतलब ये चंद्रगुप्त टू जैसे ही शक के रूलर को मार देते हैं, तो यहाँ पर ये एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं विक्रमादित्य का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस फ्लो चार्ट में आप लोग यहाँ लिखोगे कि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। ओके, अच्छा इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, जो समुद्रगुप्त थे ना, इनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता था। और किसने कहा था? जो यूरोप के हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने समुद्रगुप्त को ये टाइटल दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया। एंड क्यों दिया था? देखो इन्होंने 4 डिफरेंट रूलर्स को हराया था, शायद इसीलिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम समुद्रगुप्त से पहले के रूलर्स की बात करें तो इनके बारे में हमें पता चलता है प्रशस्ति से। ठीक है, एंड समुद्रगुप्त के बाद के जो रूलर्स रहे हैं इनके बारे में हमें पता चलता है कॉइन्स से। ओके, ध्यान रखना ये चीज। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य के टाइटल को अज्यूम किया तो इन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत नाम से एक कैलेंडर सर्कुलेट कर दिया था। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो कैलेंडर है ना, ये पहले से ही ऑलरेडी सर्कुलेटेड था, इसका नाम कुछ और था। मतलब ये जो कैलेंडर है ना, ये 58 BCE से चलता आ रहा था, बट इसका नाम जो है वो चंद्रगुप्त टू ने क्या कर दिया, विक्रम संवत कर दिया था। सो मोस्टली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि प्रोबेबली ये जो कैलेंडर है इसलिए चलाया गया था कि शक के रूलर पहले ऑलरेडी हार चुके थे, तब ये कैलेंडर का नाम कुछ और था, और इसीलिए विक्रमादित्य ने इसी कैलेंडर का नाम फिर विक्रम संवत कर लिया था। मतलब विक्रमादित्य कौन हुए? चंद्रगुप्त टू, क्योंकि उन्होंने शाकाज के रूलर्स को हरा दिया था। सो ये हो सकता है इसका रीजन। इसके अलावा अब गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन कैसे होती है? फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं वो इंडिया पर इन्वेड करते हैं, तो हुन्स जो हैं वो इन्वेड करते हैं और यहीं से गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, टिल देन आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसके अलावा आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम की ID लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे ना, तो आपको टाइम टू टाइम ना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अपकमिंग क्लासेस की, एंड जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं उनकी भी नोटिफिकेशन वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।